भारत के अंदर नक्सलियों के लगातार हमले से हमने अब तक कितने जवानों को खोया? 8,000 से ज्यादा भारतीयों की हत्या की गई है सिर्फ नक्सलियों के द्वारा। ऐसा ही एक हमला नक्सलियों ने 2013 में भी किया, लेकिन इस बार टारगेट पे सुरक्षा बल नहीं बल्कि लीडरशिप थी। एक तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ही नक्सलियों ने खत्म कर दिया। 2014 में देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ जहां से नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हुआ। बात यहां तक बढ़ गई थी कि नक्सली सोच वाले इन माओवादियों ने प्रधानमंत्री मोदी तक की हत्या करने का प्लान बना लिया था। 6 अप्रैल 2010 की बात है। दिन था मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। वही हनुमान जी जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में यानी जंगलों में बिता दिया। वो जंगल जहां से कभी भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ गुजरे थे। 6 अप्रैल 2010 को दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के उन पवित्र जंगलों से 80 सीआरपीएफ के जवान गुजर रहे थे। वो एक ऑपरेशन पूरा करके बस से लौट रहे थे और बीच रास्ते में नक्सलियों ने लैंड माइंस से उस बस को उड़ा दिया। 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए सिर्फ नक्सलियों के हमले में। पाकिस्तान की गोलीबारी में, कश्मीर में और एलओसी पर भी एक बार में हमारे इतने जवान कभी नहीं मारे गए थे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप में से कई लोग शायद पाकिस्तान का नाम लेंगे। कुछ लोग हो सकता है चीन का भी नाम लें। आप ये नाम इसलिए लेंगे क्योंकि कई बार हमारे सैनिकों की झड़प इन देशों से होती है जिसमें हमारे कुछ सैनिक वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। आपका कारण बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कारगिल युद्ध में हमारे कितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे? 527 जवान। लेकिन भारत के अंदर नक्सलियों के लगातार हमले से हमने अब तक कितने जवानों को खोया है? लगभग 3,000 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, वो भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं बल्कि छिप के इनके ऊपर वार किया गया है। 8,000 से ज्यादा भारतीयों की हत्या की गई है सिर्फ नक्सलियों के द्वारा। तो अब आप बताइए कि बड़ा दुश्मन कौन है? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह नक्सलवाद है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने भी यह बात बोली है। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर यह नक्सलवाद है क्या और ये लोग क्या चाहते हैं? ये क्यों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं? ये क्यों हमारे सिविलियंस को मारते हैं? और सबसे बड़ी बात कि ये ना तो कोई जिहादी हैं और ना ही कोई दुश्मन देश के हैं। तो फिर आखिर क्या कारण है कि ये नक्सली, जिनकी जन्मभूमि भी भारत है, जिनकी पहचान भी सनातन संस्कृति है, वो इस तरह से भारत के खिलाफ क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नक्सलवाद को अक्सर माओवाद कहकर भी संबोधित किया जाता है। माओवाद यानी चाइना के माओ त्से तुंग द्वारा शुरू की गई एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी जिसका उद्देश्य था आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह करना और राज्य की सत्ता पर कब्जा करना। इस विचारधारा के केंद्र में ही वॉयलेंस था। भारत में इस विचारधारा को अपनाया सीपीआई माओइस्ट ने, जो सीपीआई मार्क्सिस्ट और सीपीआई लेनिनिस्ट का मिक्सचर है। इस विचारधारा को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों तक फैलाया गया। सीपीआई से चारू मजुमदार नाम के इस व्यक्ति ने भारत में नक्सलवाद को एक वैचारिक जमीन प्रदान की। चारू मजुमदार का एकमात्र एजेंडा यही था कि कैसे भी करके भारत के लोकतंत्र को बर्बाद किया जाए और भारत में हथियारों के आधार पर एक विद्रोह शुरू किया जाए। जल्द ही चारू मजुमदार के लिए वह अवसर भी आ गया। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से कस्बे नक्सलवाड़ी में एक घटना घटी। हुआ यह था कि कुछ भूमिहीन किसानों ने हथियारों के बल पर जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली और उस पर खेती करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ गया, पुलिस आई, टकराव हुआ, किसी ने तीर चलाकर एक पुलिस वाले को जान से मार दिया। बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चला दी। इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस वालों के साथ साथ कुछ किसानों की भी जान गई। फिर इस मामले को नेशनल कवरेज मिली। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हमार बारी, तुम्हार बारी, नक्सल बारी, इस नारे के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ। चारू मजुमदार नाम के उस माओवादी नेता ने इस विद्रोह को नई दिशा दी। उसने इस विद्रोह को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक माध्यम बनाया।
उसने कहा कि बोलने से बदलाव नहीं आएगा, हथियार उठाने से आएगा। सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से होकर गुजरता है। और फिर इसके बाद चारू मजुमदार के नेतृत्व में इस हिंसक विचारधारा के साथ भारत में शुरू होता है नक्सलवाद। शुरुआत में यह आंदोलन किसानों की बात करता था, गरीबों के हक की बात करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। किसानों के हक के नाम पर ये लोग खुद किसानों की हत्या करने लग गए। ये लोग पुलिस वालों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके मारने लग गए। स्कूलों को पूंजीवादी संस्थान कहकर जला दिया गया। वनवासियों को इन्होंने अपने ग्रुप्स में शामिल किए, उन्हें बंदूकें दी। विडंबना देखिए कि इन वनवासियों के पेट खाली थे, लेकिन इनके कंधों पर बंदूकें थी। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे एक हिंसक, अनिश्चित और निरर्थक युद्ध में बदलता गया, जिसका कोई नैतिक आधार नहीं था, कोई स्पष्ट भविष्य नहीं था। स्कूलों को उड़ाना, आम नागरिकों को मारना, सड़कों पर बारूदी सुरंगें बिछाना, सुरक्षा बलों को घात लगाकर छिपकर मार देना, यही इनका पर्पस बन गया। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कई जिलों तक इनका प्रभाव फैला। जहां जहां नक्सलवाद का प्रभाव था, वह पूरा रीजन रेड कॉरिडोर के नाम से जाना गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों को तो नक्सलियों ने अपना गढ़ बना रखा था। लंबे समय तक डेवलपमेंट उन इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा हो, इंद्रावती नदी के आसपास का इलाका हो, या फिर झारखंड की बोडा पहाड़ियां हो, ये सारे नक्सलियों के गढ़ थे। दंतेवाड़ा देवी दंतेश्वरी की नगरी, एक ऐसा इलाका जहां आज भी महिलाएं पेड़ों से बातें करती हैं। वनवासी जंगल को अपनी मां मानते हैं। यहाँ के लोगों के लिए जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये उनका धर्म है, संस्कृति है, जीवन है। यह वही दंडकारण्य है जहां कभी भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। यह वही दंडकारण्य है जहां भगवान राम को सबरी ने अपने बेर खिलाए थे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बोडा पहाड़ियां, जो सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की निशानी नहीं है, बल्कि वनवासी अस्मिता के संघर्ष की भी प्रतीक है। वहां के जंगलों में आज भी भारत की ऐतिहासिक संस्कृति बसती है। चाहे महुआ का रस हो, चाहे सरना पूजा हो, या फिर वनवासियों के त्योहारों में ढोल नगाड़े हो, उनकी गूंज भारत की संस्कृति की ध्वनि है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के जंगलों से लेकर और बोडा की पहाड़ियों तक हर जगह वनवासियों को बरगलाया, उन्हें विकास की मुख्य धारा से अलग कर दिया। वनवासियों के हाथ में इन लोगों ने बंदूकें दी और बड़े पैमाने पर नक्सली देश में अराजकता फैलाने लगे। वैसे तो छिटपुट हत्याएं नक्सलियों द्वारा नक्सलबाड़ी के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1985 के बाद से इन हत्याओं को संगठित रूप से अंजाम दिया जाने लगा। 1985 में आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में पुलिस सब इंस्पेक्टर एन यादव गिरी रेड्डी की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी जाती है। इसके जवाब में आंध्र प्रदेश की सरकार इसके बाद केंद्र सरकार के साथ मिलकर ग्रे हाउंड्स नामक एक स्पेशल फोर्स बनाती है। एक ऐसी फोर्स जिसको जंगलों में युद्ध करने की टेक्निक सिखाई गई। गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में इनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। इस फोर्स के द्वारा इसके बाद कई नक्सलियों को ऑपरेशन चलाकर खत्म किया गया। ऑपरेशंस के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों ने नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कानून बनाए, जिसमें पुलिस को और पावर्स दी गई। साथ ही साथ कई राज्य की सरकारों ने सरेंडर कर देने वाले नक्सलियों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी शुरू किए, लेकिन नक्सली नहीं थम रहे थे। बिहार में 1990 के दशक में अनेक समुदायों के विरुद्ध नक्सलियों ने कई हिंसक हमले किए, कई गांवों में जेनोसाइड किए। सरकार से जब कोई मदद नहीं मिली तो बिहार की अनेक जातियों ने नक्सलियों से लड़ने के लिए खुद की ही सेना बना ली। ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में रणवीर सेना बनी, यादवों ने लौरिक सेना बना ली, कुर्मियों ने भूमि सेना बना ली। उसके बाद बिहार में नक्सलवाद के कारण जाति के आधार पर दंगे, हिंसा सब कुछ हुआ। नक्सलियों के खिलाफ आम जनता ने कई राज्यों में खुद का मोर्चा बनाया, क्योंकि उस दौर में सरकारों की तरफ से किए जा रहे प्रयास काफी नहीं थे। अगर बिहार में रणवीर सेना का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश में ग्रीन टाइगर्स का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ में सलवा जुडुम का गठन हुआ। सलवा जुडुम के बारे में मैं थोड़ा सा इंसाइट आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आगे की कहानी में इसका जिक्र एक दो बार आएगा। सलवा जुडुम की शुरुआत 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में हुई थी, जिसका उद्देश्य था नक्सलवाद के खिलाफ वनवासियों को संगठित किया जाए और उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए। बिहार और छत्तीसगढ़ के अलावा नक्सलियों का प्रभाव भारत के कई राज्यों तक फैला। नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसा का एक बड़ा रूप देश को 2003 में देखने को मिला, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया। Indian state, Andhra Pradesh's chief minister has been attacked by the Naxal terrorists. Fortunately, the chief minister survived the deadliest attack. एक अक्टूबर 2003 को चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले ने स्पष्ट कर दिया कि नक्सली अब लोकतंत्र और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को और मॉडर्न बनाया, उन्हें टेक्नोलॉजी दी,
उन्हें और ज़्यादा पावर्स दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष 246 नक्सलियों को आंध्र प्रदेश में ख़त्म किया गया। लेकिन इससे नक्सलियों के मनोबल पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा। 2005 में जहानाबाद जेल पर हमला करके 300 से अधिक कैदियों को नक्सलियों ने छुड़ा लिया। 2007 में झारखंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो की हत्या करके नक्सलियों ने सरकार को एक बार फिर ठेंगा दिखाया। नक्सली सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने विदेशी नागरिकों का अपहरण करके भी सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बनवाया। आप में से कई लोगों को यह बात पता होगी कि विदेशी नागरिकों का अपहरण करने की जो टेक्निक है उसे बड़े स्तर पर ISIS और अलकायदा जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठन भी अपनाते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बड़े स्तर पर दुनिया को मैसेज भेजा जाए। उनके ही ढर्रे पर चलते हुए नक्सली भी विदेशी नागरिकों का अपहरण करते रहे ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि भारत सरकार की नक्सलियों के सामने कोई औकात नहीं है। नक्सलियों द्वारा किए गए इन हमलों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भले ही आपको नक्सली खत्म होते दिख रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये लोग सरकार के सर पे चढ़े हुए थे। एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने हमारे सुरक्षा बलों की नाक में दम कर रखा था। 2009 आते आते नक्सलियों ने सरकार को इतना परेशान कर दिया था कि इन सारी चीज़ों के बाद 2009 में केंद्र सरकार ने यह सोचा कि अब छिटपुट तरीके से नक्सलियों से नहीं लड़ा जा सकता, बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन की जरूरत है। इसलिए 2009 में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत कर दी, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेज और राज्य की पुलिस मिलकर नक्सलियों को खत्म करेगी। नक्सलियों ने सरकार के इस प्लान पर बहुत तगड़ा रिटेलिएशन किया। कुछ ही महीनों बाद 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और 76 CRPF जवानों की हत्या कर दी, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में ही आपको कर चुका हूं। ऐसा ही एक हमला नक्सलियों ने 2013 में भी किया, लेकिन इस बार टारगेट पर सुरक्षा बल नहीं बल्कि लीडरशिप थी। 2013 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करने का सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ जब छत्तीसगढ़ के दरभा वैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 27 नेताओं को नक्सलियों द्वारा मार दिया गया, जिसमें कई बड़े नाम थे। विद्याचरण शुक्ला, जो एक समय संजय गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, वो मारे गए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रेसिडेंट नंद कुमार पटेल मारे गए। नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडुम नामक आंदोलन की शुरुआत करने वाले कांग्रेस मिनिस्टर महेंद्र कर्मा भी मारे गए। एक तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ही नक्सलियों ने खत्म कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने सरकार को हिला कर रख दिया। सरकार अब तक बहुत बिखरे हुए तरीके से नक्सलियों को हैंडल कर रही थी। बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच अब तक देखने को नहीं मिला था। 2013 तक ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स हुए जिसमें नक्सलियों ने कई जगहों पर जेनोसाइड किया। नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया तो था, लेकिन वह ऑपरेशन उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक तरह से उस दौर में सरकार के स्तर पर ही आपस में थोड़ी सी खींचतान देखने को मिली थी। सरकार यह बात समझ नहीं पा रही थी कि नक्सलियों की लड़ाई किसी भाजपा या कांग्रेस से नहीं बल्कि नक्सली स्टेट के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां पी चिदम्बरम जैसे नेता नक्सलियों पर हार्ड लाइन रखने के पक्षधर थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे नेता नक्सलियों से बातचीत करने के पक्षधर में थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो पी चिदम्बरम को इंटेलेक्चुअल एरोगेंट तक कह दिया था। सलवा जुडुम के फाउंडर महेंद्र कर्मा ने 2010 में यहां तक कह दिया था कि हमारी सरकार ने नक्सलियों को वॉक ओवर दे दिया है। कुल मिलाकर कहें तो उस समय कांग्रेस की सरकार एक तरह से नक्सलियों के दबाव में आने लगी थी और नैरेटिव के मामले में कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल्स सरकार पर हावी होने लगे थे। इसलिए सरकार खुद ही अपने एजेंडे को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन इसके ठीक 1 साल बाद यानी 2014 में देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ जहां से नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र की सत्ता में आई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गृह मंत्री बनाया राजनाथ सिंह को। 2014 में गृह मंत्री बनते ही राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम करना शुरू कर दिया। सरकार इस बार पूरी तरह से एकजुट थी और तैयार भी थी। नक्सलवाद को एलिमिनेट करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान बनाया गया। गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2014 में करीब 10,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खत्म करने के लिए भेजा गया। रेड कॉरिडोर यानी नक्सलियों के गढ़ में सेना को भी भेजा गया। अगस्त 2014 में जंगलों में लड़ने में माहिर सेना की नागा बटालियन से 2000 सैनिकों को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भेजा गया। सुरक्षा बलों को सैटेलाइट फोन्स दिए गए। DRDO और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कई इक्विपमेंट सुरक्षा बलों को दिए गए। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में CRPF की मदद के लिए 5000 किलोमीटर से भी अधिक रोड्स बनाए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध समाधान डॉक्ट्रिन भी पेश की। नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए उनके फाइनेंसिंग पर प्रहार किया गया। उनके खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए गए। CRPF और पैरामिलिट्री फोर्सेज को आधुनिक हथियार दिए गए। इन सारे प्रयासों का परिणाम यह निकला कि 2014 से ही नक्सलियों की कमर टूटनी शुरू हो गई।
2013 में नक्सलवाद का जो रेड कॉरिडोर इतने क्षेत्रों तक फैला था, वह 2018 आते आते सिमट कर इतने क्षेत्रों में रह गया। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता थी कि उनके कार्यकाल में केरल समेत भारत के अनेक क्षेत्र पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गए। इसके बाद देश में 2019 से गृह मंत्रालय का कार्यभार आया अमित शाह के पास। यहां से नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई में और तेजी आई। नक्सलियों की फंडिंग को रोकने का काम एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने इनकी फाइनेंसिंग पर और भी करारा प्रहार करते हुए हवाला के माध्यम से जो इनको फंडिंग होती थी उस नेक्सस को तोड़ दिया। सीआरपीएफ को जीपीएस इनेबल्ड वेपन्स दिए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किए गए। सरेंडर कर देने वाले नक्सलियों के रिहैबिलिटेशन के लिए अट्रैक्टिव पॉलिसीज लाई गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर अधिक जोर दिया गया। नक्सलियों को एलिमिनेट करने के लिए बड़े स्तर पर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम किया गया। 2022 में छत्तीसगढ़ में 90 से अधिक नक्सल कैंप्स को तबाह किया गया। वहीं 2023 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के ग्रे हाउंड्स ने मिलकर बड़े ऑपरेशन चलाकर बड़ी संख्या में नक्सलियों को खत्म किया। यदि आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 वर्षों में 1000 से अधिक नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने खत्म किया है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रहार नक्सलियों पर किया गया वह अभी कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुआ। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कुर्रा गुट्टालू की पहाड़ियों में चलाया गया, जो नक्सलियों के सबसे अहम और दुर्गम गढ़ों में से एक माना जाता था। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 20,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिस्सा लिया, जिसमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और गुप्तचर एजेंसियों की विशेष सहायता का भरपूर उपयोग किया गया। और फिर 21 मई को वह ऐतिहासिक क्षण आया जब नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को मारा गया। पहली बार इतने बड़े नक्सल को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने निपटाया। उसके साथ 26 और नक्सली भी मारे गए। बसव राजू की मौत को हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर अब तक का सबसे निर्णायक प्रहार कहा। आज देश में नक्सलवाद की स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार नक्सलवाद अब पूरे देश में सिर्फ 6 जिलों तक सिमट कर रह गया है। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस पहुंच चुके हैं। जो दंतेवाड़ा कभी नक्सल हब हुआ करता था, आज वो एजुकेशनल हब बन रहा है। आज वहाँ बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। रेड कॉरिडोर के नाम से विख्यात भारत का पूर्वी क्षेत्र अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहा है। आज सोशल मीडिया पर जब गृह मंत्री ट्वीट करते हैं कि हमारी फोर्सेज ने इस रीजन को नक्सल मुक्त कर दिया, हमारी फोर्सेज ने फला नक्सली को मार दिया, तो आप लोग भले ही इसे खबर के रूप में मानकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन इस खबर के पीछे कई वर्षों की मेहनत है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त करने के लिए कमिटमेंट दिखाई है, जो उसकी पॉलिसीज में भी झलकता है। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में केवल हथियारों के जरिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक सुव्यवस्थित स्ट्रेटजी के तहत लड़ाई लड़ी है, जिसमें राज्य सरकारों को भी सशक्त बनाया गया है। सरकार ने यह समझा है कि नक्सलवाद से सिर्फ लड़ना काफी नहीं है, बल्कि उन वनवासियों को भी मुख्य धारा में लाना होगा जिन्हें नक्सलियों द्वारा बरगलाया जाता है। सरकार ने इस बात को भी समझा कि नक्सलवाद उन्हीं जगहों पर पनपता है जहां सरकार की उपस्थिति नहीं होती है। मोदी सरकार ने इस वैक्यूम को भरने के लिए 2017 में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस योजना शुरू की थी, जिसका मकसद था कि नक्सली इलाकों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे जो बुनियादी ढांचे हैं उनको पहुंचाया जाए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि अब तक 3,563 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए सिर्फ उन जिलों पर खर्च किए गए हैं जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते थे। राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट पुलिस और स्पेशल फोर्सेज को और भी मजबूत बनाया गया। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस का निर्माण हुआ ताकि हर पुलिस स्टेशन अपने आप में किले के जैसा बन जाए। 2014 में जहां पूरे देश में सिर्फ 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। यह सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है कि स्टेट अब नक्सलवाद के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने केवल जमीनी ताकत पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि हवाई सहायता पर भी ध्यान दिया। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज को 1120 करोड़ रुपए से भी अधिक की मदद दी गई। सरकार ने इस बात को भी गहराई से समझा कि बंदूक और विकास के साथ साथ वनवासियों के साथ संवाद भी जरूरी है। इसलिए सरकार ने वनवासियों को समझाया, उनके मन में यह विश्वास पैदा किया कि ये जो जंगलों में सुरक्षा बल घूम रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज घूम रही हैं, ये आपके मित्र हैं, आपके शत्रु नहीं हैं। मैं सरकार द्वारा किए गए ये प्रयास आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपके लिए जाननी जरूरी हैं।
आप तक ये बातें पहुंचने नहीं दी गई। आप सोचिए कि नक्सली इलाकों में पहले नेटवर्क भी नहीं होता था, ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये लोग डिजिटल दुनिया से कटे हुए थे। फेसबुक, इंस्टा तो बहुत दूर की बात है, इंटरनेट तक की बेसिक फैसिलिटी भी उनके पास नहीं थी, मोबाइल टावर्स नहीं थे। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार उन इलाकों में 10,000 से भी ज़्यादा मोबाइल टावर्स को इस्टेब्लिश करने पर काम कर रही है, जिसमें से लगभग 8,000 टावर्स तो चालू कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर 2025 तक हर नक्सल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 48 ITIs खोले गए हैं, 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं। साथ ही साथ इन वनवासी इलाकों में 178 एकलव्य मॉडल स्कूल भी खोले गए हैं। इससे शिक्षा और रोजगार का एक ऐसा पुल बन रहा है जिससे हजारों वनवासी युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हजारों वनवासी युवा जो कभी बंदूक उठाकर सरकार से लड़ते थे, आज वो युवा सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल हो रहे हैं और बंदूक उठाकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आप में से जो लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रहकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो नक्सलियों को गरीबों का मसीहा बताते हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो नक्सलियों को वनवासियों का हितैषी बताते हैं। सरकार ने सबसे बड़ा प्रहार इन नक्सलियों के इसी नैरेटिव पर किया है। मोदी सरकार ने वनवासियों के साथ शासन और प्रशासन हर स्तर पर संवाद किया, उन्हें समझाया और अब वनवासी यह समझने लगे हैं कि असली दुश्मन कौन है। संसद में भारत सरकार के गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब जिस सरकार ने नक्सलवाद को 100 जिलों से लाकर मात्र 6 जिलों तक समेट कर रख दिया हो, वह सरकार इन 6 जिलों से भी देर सवेर नक्सलवाद को तो खत्म कर ही देगी। लेकिन इन सारी चीजों को जानकर एक आम आदमी के मन में 2 प्रश्न उठेंगे। पहला यह कि अगर नक्सली इतने ही बुरे हैं तो सरकार अंधाधुंध फायरिंग करवाकर या मिसाइल्स गिरवाकर सीधे इनको खत्म क्यों नहीं कर देती है। इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक फिल्मी सीन की याद दिलाना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों को बाहुबली फिल्म का यह सीन याद होगा। जब दुश्मन ने बाहुबली के अपने लोगों को आगे रख दिया तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा राजा क्या करेगा? क्या उसे अपने लोगों को मारकर अपने दुश्मनों को मारना चाहिए? उन निर्दोषों ने तो कुछ नहीं किया, उनका क्या दोष? ऐसी स्थिति आने पर उस फिल्म में बाहुबली ने क्या किया? पहले दुश्मन के चंगुल से अपने लोगों को मुक्त कराया। सरकार भी यही कर रही है। नक्सलियों ने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से निर्दोष वनवासियों को अपने चंगुल में फंसा रखा है। इन नक्सलियों ने वनवासियों के सामने एक तरह का कास्ट नैरेटिव सेट किया है। सुधा भारद्वाज, वरवर राव, अरुण फेरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस जैसे हजारों लोग हैं जो नक्सलियों को डिफेंड करते हैं। इन्होंने कास्ट नैरेटिव के नाम पर कई बार नक्सलियों का इस्तेमाल करते हुए देश में भी अराजकता फैलाने की कोशिश की है। 2018 में पुणे में भीमा कोरेगांव में इन माओवादियों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उसने बड़े पैमाने पर पूरे देश में हिंसा फैलाई। बात यहां तक बढ़ गई थी कि नक्सली सोच वाले इन माओवादियों ने प्रधानमंत्री मोदी तक की हत्या करने का प्लान बना लिया था। ये लोग खुद भले ही बंदूक नहीं चलाते, लेकिन जंगलों में नक्सली जो गोलियां चलाते हैं उनके पीछे का बारूद इनके लैपटॉप से निकलता है। इनकी जबान पर देशद्रोह संस्कारों की तरह बैठा हुआ है, जिसे ये विचार कहकर बेचते हैं और मानवाधिकार के नाम पर गिद्धभोज करते हैं। इन माओवादियों ने जंगलों में रहने वाले वनवासियों को ब्राह्मणवाद के नाम पर बरगलाकर हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तुम्हारे यहाँ सड़क नहीं आई तो इसका कारण ब्राह्मणवाद है, तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं बने तो इसका कारण ब्राह्मणवाद है, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो इसका कारण ब्राह्मणवाद है। ऐसे बरगलाया गया इनको, जबकि वास्तविकता यह थी कि नक्सलियों ने ही उन जंगलों तक सड़क नहीं पहुंचने दी। इन नक्सलियों ने ही उन वनवासी बच्चों तक स्कूल कॉलेज की सुविधा नहीं पहुंचने दी ताकि उन वनवासियों के बच्चे पढ़ लिख ना जाएं। इन नक्सलियों ने उन वनवासियों की मेहनत से बनाए हुए लोकल प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, घड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, उनको भी मार्केट तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट मार्केट तक इनके प्रोडक्ट का एक्सेस हो गया तो जंगलों में रहने वाले वनवासियों के पास पैसे आएंगे, वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और अगर वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए तो फिर नक्सलियों का तो एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। इन नक्सलियों ने जंगलों में रहने वाले हमारे वनवासियों को एक नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। खुद यह नक्सली एसी कमरों में रहे, इनके बच्चे विदेशों तक पढ़ने गए। इन नक्सलियों ने जंगलों में रहने वाली वनवासी महिलाओं को स्लेव के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप हमारे वनवासियों को देखिए तो उनकी तो कोई निजी जिंदगी ही नहीं रह गई। अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर हमारे वनवासी लोग केवल नक्सलियों के इन्फ्लुएंस में आकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे थे, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया था। जो लोग ब्रेन वॉश नहीं हुए उन्हें डराया गया, धमकाया गया। डराने धमकाने पर भी जो लोग नक्सलियों का साथ देने नहीं आए उन्हें नक्सलियों द्वारा मार दिया गया।
ये नक्सली हर बार निर्दोष वनवासियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज नक्सलियों को मारने जाती थी तो इन निर्दोष वनवासियों को नक्सली आगे कर देते थे। ऐसी स्थिति में अपने ही भोले भाले वनवासियों पर सरकार भला कैसे गोली चला सकती है? इसलिए सरकार ने धीरे धीरे इन वनवासियों को विकास के रास्ते से जोड़ने की कोशिश की। इनको सरेंडर करवा के इनके पुनर्वास की ओर काम किया। कई वनवासियों ने सरेंडर किया, उनको नौकरी और अन्य बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके बाद नक्सलियों के समूह में जब केवल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बचे रह गए तो फिर लंबे समय तक एक रणनीतिक युद्ध में चुन चुन कर नक्सलियों को मारा गया। यह लड़ाई लंबी इसलिए चली क्योंकि यह लड़ाई उन नक्सलियों से थी जिन नक्सलियों ने हमारे अपने वनवासियों को बरगलाकर, उन्हें बहला फुसलाकर, उनका ब्रेन वॉश करके, उन्हें डरा धमकाकर सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। और अब यह लड़ाई इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि एक बड़े स्तर पर सरकार के प्रयासों के बाद वनवासियों ने खुद को मुख्य धारा से जोड़ा है। वनवासियों ने नक्सलियों का साथ छोड़ा है और अकेले पड़ गए नक्सलियों पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कहर बनकर टूटी है। दूसरा प्रश्न अब किसी के मन में यह उठ सकता है कि पिछले 50-60 वर्षों से सिर्फ जंगलों में रहकर ये नक्सली देश भर में हिंसा कैसे फैला पा रहे हैं? आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ जंगलों में रहकर कोई भी सांप भारत को 60 साल तक नहीं डस सकता है। नक्सलवाद का जहर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जंगलों से कहीं बाहर तक फैला हुआ है। इस जहर को फैलाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नक्सलियों के लिए सिंपैथी कैंपेन चलाए गए। मीडिया में बैठे बड़े बड़े जर्नलिस्ट्स ने इनके सपोर्ट में नैरेटिव बनाया। ब्यूरोक्रेसी के कुछ पावरफुल लोगों का प्रोटेक्शन इन नक्सलियों को हमेशा मिला और अंत में कुछ राजनीतिक दलों ने तो हमेशा इनका साथ दिया। इस पूरे नेक्सस के कारण ही नक्सलवाद इतने बड़े स्तर तक फैल पाया। इसका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2010 में जब छत्तीसगढ़ के जंगलों में 76 सीआरपीएफ जवानों की नक्सलियों द्वारा नृशंस हत्या हुई तो उस समय पूरे देश को दुख हुआ था। लेकिन उसी समय दिल्ली के जेएनयू में कुछ छात्र संगठनों ने इस घटना पर उत्सव मनाया था। भारत मुर्दाबाद, माओवाद जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए गए। बस्तर रेंज के उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसआरपी कल्लूरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब उनको यह पता चला कि हमारे जवानों की हत्या के बाद जेएनयू में जश्न मनाया गया तो उनकी आत्मा कांप उठी। आप सोचिए, ये वही कल्लूरी हैं जो वर्षों से नक्सलियों के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। आखिर एक विश्वविद्यालय में इस तरह की गतिविधियां कैसे हो सकती हैं? आप जेएनयू की बात छोड़िए, पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में नक्सलियों ने बाकायदा भर्ती केंद्र बना लिया है। 2010 में इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर दी थी कि एक गिरफ्तार नक्सली नेता कंचन ने सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया कि जादवपुर विश्वविद्यालय नक्सली कैडरों का नया अड्डा बन चुका है। यहां से नए लड़ाकों की भर्ती की जा रही है जो जंगल में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक आईबी अधिकारी ने भारत को चेतावनी दी थी कि कोलकाता में युवाओं का नक्सलियों की ओर बढ़ता झुकाव खतरनाक संकेत है। कई छात्र जंगलों में जाकर हथियार चला रहे हैं। अर्बन नक्सल्स वह कॉकरोच बन चुके हैं जो विश्वविद्यालयों, मीडिया संस्थानों, पब्लिशर्स ग्रुप और साहित्यिक संस्थानों में पलते हैं। ये विचार के नाम पर मस्तिष्क में हिंसा का कृमि राज्य बसाते हैं। इनके पास दर्शन के नाम पे सिर्फ एक वैचारिक शौचालय है जिसे ये लोग क्लास स्ट्रगल के टॉयलेट पेपर से लपेटकर अपनी एकेडमिक फाइल्स में रखते हैं। ये वो लोग हैं जो शब्दों के मुंह पर नकाब डालकर देशद्रोह को भी वैकल्पिक दृष्टिकोण बता देते हैं। इनका कहना है कि ये शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस दिन गांव का गरीब पहली बार इंटरनेट चलाता है उस दिन इनकी विचारधारा का वाईफाई डाउन हो जाता है। आइडियोलॉजिकल वायरस के रूप में ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। यह लड़ाई सिर्फ जंगलों की नहीं रही, यह लड़ाई हमारे क्लासरूम्स, हमारी लाइब्रेरी, हमारी यूनिवर्सिटी और सेमिनार हॉल्स में भी लड़ी जा रही है। एक स्वच्छता अभियान की जरूरत यहाँ भी है। अगर नक्सलवाद इतने वर्षों तक भारत की आत्मा पर घाव बनकर रहा तो उसके पीछे ये अर्बन नक्सल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जिन वनवासियों की सुरक्षा के नाम पर यह आंदोलन शुरू हुआ था वही वनवासी आज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उनके बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, हथियार हैं। उनके गांव में न तो स्वास्थ्य है न शिक्षा है। जंगलों के बीच उन नक्सलियों के कारण वनवासियों को न तो सम्मान मिल पाया और न ही सुरक्षा मिल पाई। वो नक्सली पागलपन से भरे हुए लोग थे जिनके पागलपन का असर हमारे सुरक्षा बलों पर भी पड़ा। आप सोचिए, सुरक्षा बल का हमारा वो सैनिक, वो भी तो किसी गरीब परिवार से आता है। वो भी तो अपने घरों से दूर जंगलों में तैनात है ताकि कोई बच्चा आज़ादी की हवा में सांस ले सके। क्या इन नक्सलियों से कोई यह पूछेगा कि जब नक्सली हमलों में वो सैनिक बम से उड़ा दिया जाता है तो उसकी मौत को ये नक्सली किस खाते में लिखते हैं? जब भी देश में नक्सलवाद की चर्चा होती है तो दो ध्रुव सामने आ जाते हैं, दो पक्ष सामने आ जाते हैं। एक पक्ष ये मानता है कि नक्सली सही है, दूसरा पक्ष ये मानता है कि नक्सली गलत है। आपस में बहस चलती है, डिबेट चलती है और हर कोई अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन एक मुद्दा जो इस सबके केंद्र में है वो मुद्दा कभी सामने नहीं आ पाता। वो मुद्दा है वनवासियों का।
वही वनवासी जिनके नाम पर इन नक्सलियों द्वारा बंदूकें उठाई जाती हैं और फिर उन्हीं वनवासियों को आगे करके ये नक्सली सरकार पर, पुलिस पर और सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाते हैं। जब मैं वनवासी कह रहा हूं तो शायद आपके दिमाग में कोई चेहरा ना बन रहा हो। आप कल्पना करिए एक वनवासी बच्ची की, 8-10 साल की कोई बच्ची, एक मासूम सी बच्ची जो न संविधान जानती है, न क्रांति का मतलब जानती है। उसकी दुनिया सिर्फ जंगल है, पेड़ है, पत्ते हैं, नदियां हैं, सांप हैं, लाल चींटियां हैं। लाल चींटियां जिनकी चटनी अनेक वनवासी इलाकों में बनती है और उसे बड़े चाव से खाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा। वो बच्ची बस इन जंगलों में खेलती रहती है, लाल चींटियां पकड़ के लाती है ताकि उसकी माँ रात को खाने के लिए चटनी बना सके। उस बच्ची ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं देखा है। उसके पिता मजबूरी में नक्सलियों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो नक्सली ही उसके पिता को मार देंगे। उसके पिता ने अगर सरकार का साथ दिया तो उस लड़की के पूरे परिवार को नक्सली मार देंगे। किसी बड़े 5 स्टार होटल में बैठकर खाने वाले लोग, कॉफी पीने वाले लोग उस वनवासी बच्ची का दर्द शायद ना जान पाए। वह बच्ची जिसके जहन में कोई सपना नहीं आ पाया, उसे अंदाजा ही नहीं कि नक्सलियों द्वारा उस बच्ची की जिंदगी कितनी नरक बना दी गई है। उसे तो बस यही बताया गया कि यही जीवन है। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, उसने कभी टेलीविजन नहीं देखा, पक्की सड़कें तक नहीं देखी। उसने तो बस वही देखा है जो रोज उसकी आंखों के सामने घट रहा है। उस बच्ची को नहीं पता कि वो जिस भारत में जन्मी है उस देश में हर साल इतना अनाज उगता है कि यूरोप के सारे देश मिलकर भी उतना ना उगा पाए। उस बच्ची को नहीं पता कि उस भारत में हर साल जितना खाना बर्बाद होता है उतने में पूरा ब्रिटेन खा सकता है। उस बच्ची को नहीं पता कि उसका भारत चांद पर पहुंच गया है। उस बच्ची को यह भी नहीं पता कि उसके भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। वो सिर्फ 8 या 9 साल की बच्ची है। उसके सपनों में डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या आर्टिस्ट बनना नहीं आ पा रहा। उसके सपने सिर्फ लाल चींटियों को पकड़ने तक सीमित कर दिए गए हैं। उस बच्ची की जिंदगी भूखे पेट रहने और बड़े होकर नक्सलियों की स्लैब बनने तक सीमित कर दी गई है। किसी ने कभी उसे ये नहीं बताया कि पेट भर खाना खाना भी एक अधिकार होता है। किसी ने उसे कभी ये नहीं बताया कि वह एक गरिमामयी जीवन डिजर्व करती है। किसी ने कभी उसे ये नहीं बताया कि वह भी बड़े सपने देख सकती है, वह भी उन सपनों को पूरा कर सकती है। हम लोग जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करते हैं, अपने घर में बड़े आराम से रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर डिबेट्स देखते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, हम में से बहुत लोगों के लिए वह वनवासी बच्ची एक केस स्टडी हो सकती है, एक डिबेट पॉइंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सब सिर्फ अजनबी हैं। हम में से किसी ने कभी उस बच्ची का हाथ नहीं थामा। हम में से किसी ने उस बच्ची को बताया नहीं कि इस जंगल के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ विकास हो रहा है। हम में से किसी ने उस बच्ची को ये नहीं बताया कि बेटा इस जंगल के बाहर इंसान को इंसान समझा जाता है, जहां उसके पिता को नक्सलियों के डर से हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो कम से कम इस बात से तो खुश हो ही सकते हैं कि अब वाकई में कोई आया है जो उस बच्ची के सपने को उड़ान देना चाहता है। अब वाकई में कोई सरकार ऐसी आई है जो उस वनवासी बच्ची को हाथ पकड़कर क्लासरूम तक पहुंचाना चाहती है। अब वाकई में कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व आया है जो उस बच्ची के पिता को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहता है, जो उस बच्ची को पूरे भारत से जोड़ना चाहता है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में यह हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। हम यह देखकर तो खुश हो ही सकते हैं कि जिन नक्सलियों ने भारत के टुकड़े कर देने का सपना देखा था, आज उन नक्सलियों के टुकड़े जंगलों में बिखरे पड़े हैं। जिन्होंने इस देश के वनवासियों को तबाह कर दिया, आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको एलिमिनेट कर रही है। इस नक्सलवाद ने जीवन भर संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र प्रेम का विरोध किया और अब उस नक्सलवाद को वही संविधान अग्नि दे रहा है, वही लोकतंत्र उस नक्सलवाद की चिता सजा रहा है और उन्हीं राष्ट्र प्रेम के मंत्रों से नक्सलवाद का दाह संस्कार हो रहा है। उत्सव मनाइए, लाल सलाम को भारत अब अपना आखिरी सलाम दे रहा है।